एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम टॉपिक करने वाले दैट इज प्रेपोजिशन, और इससे पहले हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रेपोजिशन कवर कर चुके हैं। तो इन केस यू हैव मिस्ड आउट दैट वीडियो, डू रेफर टू दैट। बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार आप सबको वापस याद दिलाना चाहूंगी दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम एवरी मंडे। हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपके जो भी एग्जामिनेशन है डिफेंस से रिलेटेड, जैसे कि RAMC हो गया या RMS हो गया, FCAT, CDS, NDS, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिए गए हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रेपोजिशन होते क्या है ना। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और बहुत सारे प्रेपोजिशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहाँ पे आप यूज करोगे, कब यूज करना है आपको, तो वही चीज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। The first step that we will be learning today is between and among. ठीक है, between और among। और ये वाले सेंटेंस, ये वाले जो आपके प्रेपोजिशन है ना, उससे बहुत बार ऐसे सेंटेंस आए हैं जिसमें आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स या टाइप के क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके क्या होंगे, एरर डिटेक्शन के। ये बहुत बार पूछा गया है। अब बिटवीन का इस्तेमाल आप कब करोगे? बिटवीन आप तब यूज करते हो जब आप दो चीजों के बारे में या फिर दो पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, दो लोगों के बीच में जब बात हो रही है या फिर व्हेन वी आर रेफरिंग टू टू थिंग और पर्सन, तब हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, लेट द सीक्रेट बी बिटवीन यू एंड आई। भाई हमारे बीच ये जो भी सीक्रेट है वो हम दोनों के बीच में रहे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बिटवीन हम कब यूज करेंगे? व्हेन वी आर टॉकिंग थिंग्स बिटवीन टू पीपल। जब सिर्फ दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में बात हो रही है, तब आप इस्तेमाल करते हो बिटवीन प्रेपोजिशन का। और अमॉन्ग फिर आप कब इस्तेमाल करोगे? अमॉन्ग का इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू मोर देन टू पीपल। ठीक है, जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, when we are referring to more than two people या फिर two person or thing, राइट। जब दो लोगों से ज्यादा या फिर दो चीजों से ज्यादा के बारे में बात की जा रही है, तब आप जिस प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे वो क्या है? दैट इज अमॉन्ग। इतना क्लियर है? एग्जाम्पल, we must not fight among one another। अब इससे पहले भी हमने वन अनदर और ईच अदर का ऑलरेडी डिफरेंस कवर कर चुका है, इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है कि इन व्हेनेवर यू आर रेफरिंग टू न्यू सेशन, तो उसके पहले वाली जो भी चीजें कवर हो चुकी है वो एक बार आप वीडियो देखिए, राइट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उसमें ऑलरेडी कवर हो जाती है। तो अमॉन्ग आप कब इस्तेमाल करोगे? जब दो से ज्यादा चीजों के बारे में या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। बिटवीन जब दो चीजों के बारे में या फिर दो लोगों के बारे में बात की जा रही है। इतना क्लियर है? अब जो दूसरा प्रेपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अगो एंड बिफोर। आप अगो का इस्तेमाल कब करोगे और बिफोर का इस्तेमाल कब करोगे? आप जब भी कहानियां पढ़ते थे तो उसमें लिखा था ना, उसमें हमेशा बोला जाता था फ्यू ईयर्स अगो, है ना, तो अगो का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगो आप कहाँ पे यूज करोगे प्रेपोजिशन? अगो प्रेपोजिशन आप वहां इस्तेमाल करते हो व्हेन यू आर रेफरिंग टू पास्ट इवेंट। ठीक है, जब आप ऐसे कोई भी इवेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट, अतीत के जो भी आपके इवेंट है या ओकेशंस है उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं, देयर यू विल यूज द प्रेपोजिशन अगो। क्लियर है इतना? जैसे कि आई मेट हर फ्यू इयर्स अगो, बहुत साल पहले मिली थी मैं उससे, राइट। तो हेयर आई एम रेफरिंग टू व्हाट? एनी इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड,
है ना, अतीत के बारे में कोई एक इवेंट है उसके बारे में बात कर रही हूँ, तो व्हेन आई एम रेफरिंग टू पास्ट इवेंट तब जो प्रीपोजिशन मैं इस्तेमाल करूंगी दैट इज अगो। और फिर अब आते हैं कि बिफोर का इस्तेमाल आप कब करोगे। बिफोर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, व्हेन यू आर रेफरिंग टू टू इवेंट्स। मतलब जब दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हो तब आपको व्हेन यू हैव टू टेल द सीक्वेंस, आपको जब सीक्वेंस के बारे में बताना है तो सीक्वेंस कैसे बताओगे, एक पहले हुआ होगा एक बाद में हुआ होगा। तो जब आपको दो इवेंट के बारे में बात कर रहे हो आप, तब आप बिफोर का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि when I reached या फिर I reached the station before the train arrived. Now if you will look at this sentence, यहाँ पे दो इवेंट के बारे में बात की जा रही है और हम क्या बोल रहे हैं कि बिफोर का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपके दो इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला इफ यू विल लुक एट द सीक्वेंस, आई रीच द स्टेशन, मैं ऑलरेडी स्टेशन पहुंच चुका हूं। किससे पहले, कि इससे पहले कि ट्रेन आती है उससे पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं, यही तो बोला जा रहा है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे दो इवेंट के बारे में बात की जा रही है और हमें क्या बताना है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आप जो द वन हु इज टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट वो क्या बोल रहा है कि मैं स्टेशन ऑलरेडी पहुंच चुका था, यही तो बोल रहे हैं, लेकिन इन रेफरेंस टू अनदर इवेंट कि इससे पहले कि ट्रेन पहुंचे मैं क्या था, वहां पे स्टेशन पहुंच चुका था। तो दो इवेंट चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट में देखोगे वहां पे कोई पास्ट इवेंट की तो बात कर रहे हैं हम, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट के बारे में बोलना है देयर यू विल यूज द प्रीपोजिशन अगो। लेकिन जब दो इवेंट के बारे में आपको बताना है एंड देन यू हैव एंड आल्सो यू हैव टू टेल द सीक्वेंस ऑफ समथिंग, तब आप बिफोर का इस्तेमाल करोगे। ऑलराइट, जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है दैट इज मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। नेक्स्ट जो आपका प्रीपोजिशन है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है। अब देखो दोनों का मतलब क्या है, लगभग सिमिलर है, लेकिन आप किस रेफरेंस में इसको यूज कर रहे हो, जो आपका स्टेटमेंट है उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप मेड ऑफ या फिर आप मेड फ्रॉम का इस्तेमाल यूज करते हो, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज याद रखिएगा इन दोनों प्रपोजिशन के साथ, जब देयर इज अ चेंज इन द शेप, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, जब फिजिकल फीचर्स में चेंज आ रहा है, जैसे कि मैं बोलती हूं द बुक इज मेड ऑफ पेपर्स एंड बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, या फिर क्रीम भी आप बोल सकते हो, है ना। तो अब दोनों स्टेटमेंट में देखो, द बुक इज मेड ऑफ पेपर्स। अब मान लो कि मेरे पास कोई एक बुक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक। अब इसमें जो पेपर बने हुए क्या उसकी शेप या साइज या डायमेंशन चेंज हुई है? नहीं, है ना। जब आपने बहुत सारे पेपर कंपाइल किए तो जो बुक बन के आई आपके पास, तो क्या उसका डायमेंशन या फिर उसकी जो लेंथ या ब्रेथ थी क्या उसमें चेंज हुआ है? नहीं। तो जब आपके जो फिजिकल चेंज है, राइट, फिजिकल फीचर में जो चेंज नहीं होता है, राइट, व्हेन देयर इज नो फिजिकल चेंज, जैसे कि बुक अगर आपके बहुत सारे पेपर से कंपाइल होके तो बन रही है, लेकिन जो आपके पेपर की लेंथ है वही तो आपकी बुक की लेंथ रहती है, तब हम यूज करेंगे मेड ऑफ। तब हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? देयर यू विल यूज मेड ऑफ। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में आप देखो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, है ना, चेंज तो आया है ना,
जैसे आपका मिल्क है या क्रीम जैसी दिखती है, और अगर बटर देखोगे तो दोनों की क्या है, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जब आपके क्या है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज, जो आपका एंड रिजल्ट आया या जो आपका प्रोडक्ट बना उसके बीच में देयर इज अ सब्सटैंशियल डिफरेंस, तब आप मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। इतना क्लियर है? जब क्या है, जब आप जो आपका जो भी मटेरियल था, जिस चीज से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उन दोनों के बीच में आप देखोगे कि बहुत डिफरेंस है, राइट, फिजिकल डिफरेंस है, मतलब आप देख के बता सकते हो कि ये चीज बहुत अलग है जो इसका पहले जो जिस प्रोडक्ट से ये बनी है, या फिर जो आपका एंड रिजल्ट है वो बहुत डिफरेंट है जिस भी सोर्स से ये बना है, देयर यू विल यूज द प्रीपोजिशन मेड फ्रॉम। लेकिन अगर जो आपके, जब आप पेपर और बुक की अगर हम बात करें, तो पेपर जब आपके मिलके एक बुक बनाई तो आप देखोगे उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ऑब्वियसली उसका कवर पेज जो भी होगा उन सब चीजों में तो बिल्कुल क्योंकि वो अलग चीज से ही बना है, लेकिन जो आपका पेपर जो बना, पेपर से जो बुक बना, एंड रिजल्ट जो आया, फिजिकल फीचर उसके लगभग एक जैसे थे, तब आप इस्तेमाल करोगे मेड ऑफ का। अगर जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जिससे बना है, तब आप मेड फ्रॉम का इस्तेमाल करोगे। आई होप अब ये आपको क्लियर होगा कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम आप कब इस्तेमाल करोगे। एक और जो प्रीपोजिशन का हम डिफरेंस पढ़ेंगे दैट इज टू एंड टूवर्ड्स, है ना। आप टू का यूज कब करोगे और टूवर्ड्स आप कब यूज करोगे। अब इसमें टू आप कब यूज करोगे, अब ये चीज याद रखिएगा, दोनों ही आपके मूवमेंट शो करते हैं। दोनों ही प्रीपोजिशन जो हैं वो आपको क्या बताते हैं, दे डिनोट मूवमेंट, है ना। लेकिन टू आप कब यूज करोगे, व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ठीक है। जब आपका क्या है, डेस्टिनेशन के बारे में बात की जा रही है, तब आप टू का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आई वेंट टू जयपुर, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू के साथ, टू के बाद मैंने क्या यूज किया, आई हैव यूज जयपुर। जयपुर क्या है, एक डेस्टिनेशन है, एक जगह का नाम है। लेकिन जब मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, किसकी, मैं स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, तब मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, देयर आई विल यूज द प्रीपोजिशन टूवर्ड्स। कई बार जब आप गूगल मैप के यूज कर रहे होते हो एंड यू आर यूजिंग गूगल मैप टू नेविगेट द रूट, तो आप देखोगे उसमें ना टूवर्ड्स का यूज बहुत होता है, टूवर्ड्स योर लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट, है ना। जब भी आपको टर्न लेना है या कोई भी वो डेस्टिनेशन जो है, जो भी रूट बता रही है, नेविगेट जब भी कर रहे हैं, तो उसमें टूवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको बताई जा रही है, आपको किस जगह पे टर्न लेना है, या फिर आपकी डेस्टिनेशन जो होगी वो किस साइड पे होगी। तो व्हेन यू आर रेफरिंग टू स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे कि टुवर्ड्स योर लेफ्ट, माय हाउस इज लोकेटेड टुवर्ड्स आवर स्कूल, ओके। अब देखो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि मेरा घर किस साइड पे है, स्कूल की साइड पे है ना। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं। जब मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी होगी तब मैं यूज करूंगी टूवर्ड्स, लेकिन अगर मुझे डेस्टिनेशन के बारे में बात करनी है तब मैं जो प्रीपोजिशन यूज करूंगी दैट इज टू। आई होप इनका डिफरेंस समझ आया होगा। टू आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, डेस्टिनेशन के बारे में, है ना, किसी जगह के बारे में। लेकिन जब आप स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हो तब आप टूवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे। तो ये थे आपके कुछ कुछ प्रीपोजिशन। हमने ये पढ़ा कि आप कौन से प्रीपोजिशन कब यूज करोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ कुछ प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन। कहाँ कहाँ पे हमें प्रीपोजिशन ओमिट करनी चाहिए या फिर कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ओमिट करने की जरूरत है, मतलब कहाँ पे आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करोगे। अब आपको वर्ब्स में एक टाइप का वर्ब बताया था दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स, है ना।
हमने मेन वर्ब में दो कैटेगरी पढ़ी थी, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इसलिए स्टूडेंट्स आपको बार बार बोला जाता है कि इससे पहले जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, एक बार आप वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो हम ये मान के चलते क्योंकि आप ऑलरेडी वो देख चुके हैं, सो यू आर अवेयर ऑफ दोस टर्म। ठीक है, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जो अपना मतलब ट्रांसफर करते हैं टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि शी रीड्स व्हाट, न्यूज़पेपर, है ना। तो रीड्स ने अपना मतलब एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी उसे, तो ऐसे आपके वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, जो अपना मतलब ट्रांसफर करते हैं टू द ऑब्जेक्ट। अब कुछ आपके ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि आपका ऑर्डर्ड हो गया, रेसिस्ट, ठीक है, या फिर रिएक्ट, accomplish, ओबे। ऐसे बहुत सारे आपके ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो आपके क्या है, प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। कमांड हो गया आपका, है ना। तो ये सारे आपके ऐसे प्रेपोजिशन है, इनके बाद आपको ये सारे आपके ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके बाद आपको प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, या फिर इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। अब देखो, आई ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड क्या है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आई ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर किया आपने, है ना। अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ आई ऑर्डर्ड, लेकिन क्या ऑर्डर किया, पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं निकल के आ रहा है। अगर मैं सिर्फ ये पार्ट बोलती हूँ आई ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड को किसी एक वर्ड की जरूरत है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अभी रूल क्या बोल रहा है आपका कि आप कहाँ पे प्रेपोजिशन ओमिट करेंगे या कहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, उसमें से एक है आपका ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे आपको फॉर यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो रूल क्या बोलता है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, जिसमें से एक हमने क्या बोला, ऑर्डर्ड। सिमिलरली इफ यू विल लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। अटैक क्या है, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अटैक किया, लेकिन किस पे किया, है ना, इंडिया। अगर मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ इंडिया अटैक्ड, पूरा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना। तो इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ठीक है, यहां पे भी अगेन ऑन प्रेपोजिशन की हमें कोई जरूरत थी ही नहीं। आई होप अब समझ आया होगा आपको कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। और ये आपके कौन कौन से हो गए, ऑर्डर्ड हो गया, रेसिस्ट हो गया, रिलाई हो गया, या फिर अटैक्ड हो गया। ये कुछ कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे। इसके बाद एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगेन दिस इज अंडर द ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्या बताएंगे, कमांड बताएंगे, या फिर आपको रिक्वेस्ट बताएंगे। ठीक है, कुछ आपके ऐसे वर्ड हैं जो क्या बता रहे हैं आपको, कमांड बताते हैं, रिक्वेस्ट बताते हैं, या फिर एडवाइस बता रहे हैं। अगेन ऐसे जो भी वर्ड हैं, ऐसे जो भी वर्ड हैं जो क्या बता रहे हैं, या तो दे आर टेलिंग, वो कमांड जिनका मतलब क्या हो रहा है, या फिर जिनका जो मतलब निकल के आ रहा है वो क्या है, या तो कमांड है, रिक्वेस्ट है, या फिर एडवाइस है। वो अपने साथ अगेन प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, ऐसे कोई भी वर्ड विच रेफर्स टू कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस, वो अपने साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दे डू नॉट टेक प्रेपोजिशन विद देम। जैसे कि ऑर्डर, अर्ज, ठीक है, रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज अ वर्ड, है ना।
कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जब आप इनका यूज करोगे तो इनके बाद आप क्या प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। क्या बोला जा रहा है कि ऐसे वर्ड जो आपको या तो कमांड बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है या एडवाइस बता रहा है, वो अगर आप ऐसे वर्ड लिख रहे हो तो उनके बाद आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कि आई एडवाइज्ड हर टू वेट फॉर द रिप्लाई। अब एडवाइज्ड यहाँ पे क्या बता रहा है ना, एडवाइज्ड। तो आप ये नहीं बोलोगे आई एडवाइज टू हर टू वेट फॉर द रिप्लाई, यू विल सिंपली से आई एडवाइज्ड हर। क्लियर है इतना? एक और एग्जाम्पल, आई और ही reminded me about the project। अब आप ये नहीं बोलोगे he reminded to me, simply he reminded। क्लियर है? सो these were some of the preposition, है ना। लगभग हमने सारे प्रेपोजिशन कवर किए हैं, उसका यूज भी हमने कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे उन सारे प्रेपोजिशन का, डिफरेंस क्या होता है, ये सब हम अब कवर कर चुके हैं। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे। इससे पहले हमने क्या पढ़े, ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, प्लस ऐसे कोई भी वर्ड जैसे जो आपको क्या बता रहा है, कमांड बता रहा है या फिर एडवाइस बता रहा है, ऐसे भी वर्ड्स अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। Now that we have completed the explanation of preposition, we will do certain questions that is related to preposition। ये क्वेश्चंस जो भी कराए जा रहे हैं, डू सॉल्व देम, क्योंकि लगभग इसी लाइन में आपके RAMC के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आपने ये प्रैक्टिस कर ली है तो क्या होता है कि आपके प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू स्कोर वेल। तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस हम। Now we are going to practice certain questions which are related to preposition। जो भी आपके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ, उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है आंसर का वो आप देखिए, ठीक है। पर एटलीस्ट एक बार खुद ट्राई कीजिए जो क्वेश्चन है उसको आंसर करने का। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम killed the snake dash with a stick। राम killed the snake dash a stick, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, राम killed the snake dash a stick। अब जब आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया गया था तब आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताया गया था, दो प्रेपोजिशन एक साथ बताए गए थे कि जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तब आप कौन सा प्रेपोजिशन इस्तेमाल करोगे, और जब आप एजेंट की बात कर रहे हो तब कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करोगे। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो आई होप आप एक बार आंसर करोगे इसको। अच्छा, स्टिक क्या है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंस्ट्रूमेंट ही तो है। और हमने क्या पढ़ा था, जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे वी विल यूज द प्रेपोजिशन विद, जब हम एजेंट की बात करेंगे तब हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, राम किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, he leaves Alwar
ये भी ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, छोटे जगहों के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट की बात कर रहे हैं, कंट्री की बात कर रहे हैं, तब कौन सा प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करोगे? ही लीव्स डैश अलवर, ही लीव्स एट अलवर, है ना। छोटी जगहों की जब हम बात करेंगे हम एट बोलेंगे। इन, जैसे कि मैं बोलती हूँ ही लीव्स एट अलवर इन राजस्थान, है ना। इन क्या है, बड़ा स्टेट है, तो देयरफॉर आई विल यूज इन राजस्थान बट एट अलवर। इसके बाद है हिज कार रैन अ डॉग, हिज कार डैश अ डॉग, क्या प्रपोजिशन आप यूज करोगे यहाँ पे? हिज कार रैन ओवर अ डॉग, है ना। जब आपको मूवमेंट बतानी है किसी सरफेस के ऊपर, देयर यू यूज द प्रपोजिशन ओवर। क्लियर है इतना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम वॉज बीटन अप डैश मोहन for no reason. Ram was beaten up dash Mohan for no reason. अब इसमें क्या बताया जा रहा है आपको, एजेंट के बारे में, किसने किसको मारा? मोहन ने राम को मारा, भाई फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? बाय आना चाहिए। अभी तो हमने विद के साथ यही पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है तो विद, एजेंट की बात हो रही है तो आप क्या प्रपोजिशन यूज करोगे? बाय का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। He sat dash the ground. He sat dash the ground. Either you can note down the question or else you can pause the video and then try to answer the question. He sat dash the ground. Ground क्या है? Surface है ना। और हमने क्या बोला है कि जो आपके surface होते हैं उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? कौन सा preposition है वो? On ही तो है। तो he sat on the ground. आई होप आप एटलीस्ट इनमें से 2 या 3 का आंसर दे पाए होंगे। इन केस यू आर एबल टू गिव ऑल ऑफ दीज आंसर, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कम से कम 2 या 3 भी आंसर कर रहे हो तब भी इसका मतलब है कि एटलीस्ट आप चीजें समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शी वॉज punished dash stealing a sari or sari. She was punished dash stealing a sari. चलो इसमें एग्जाम्पल देते हैं। ऑप्शन है आपका फॉर या फिर बाय या विद या फिर फ्रॉम। क्या आना चाहिए? शी वॉज पनिश डैश स्टीलिंग अ साड़ी, क्या आना चाहिए? शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी। फॉर क्या बताता है आपको? रीजन बताता है ना किसी चीज का, तो उसको पनिश किया, लेकिन क्यों किया? क्योंकि क्या कर रही थी वो? साड़ी चुरा रही थी। तो फॉर क्या इस्तेमाल करोगे? जब आपको क्या बताना है, रीजन बताना है, तो आप फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The box belonged dash the landlord. The box belonged dash the landlord. Of, with, to या for. The box belonged dash the landlord. क्या आना चाहिए यहाँ पे?
द बॉक्स बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड, है ना, टू द लैंडलॉर्ड एक तो आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he is envious dash his brother's success। he is envious, envious का मतलब होता है someone who is jealous, है ना, ठीक है। he is envious dash his brother's success। he is envious of his brother's success, ठीक है। आप ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कब करते हो, जब आपको ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाउन के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो when someone or something belongs to, या फिर आपको टाइम का या फिर मेजरमेंट के बारे में जब आप बात करते हो, तब आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे दैट इज ऑफ। जैसे कि 5th of November, है ना, 1/4 ऑफ द क्लॉथ। तो जब आप टाइम या मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आपको क्या बताना है, कोई चीज किसी चीज को, या फिर समवन और समथिंग किसी पर्सन को या किसी चीज को बिलोंग करती है, देयर यू विल यूज ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही इज एनवियस ऑफ हिज ब्रदर्स सक्सेस, है ना। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि नाउन का रिलेशन बता रही है यहाँ पे कि भाई उसको किससे जलन है, अपने भाई की सक्सेस से, भाई से नहीं, भाई की सक्सेस से। इतना क्लियर है। Someone is knocking someone is knocking dash door, someone is knocking dash door, क्या आना चाहिए यहाँ पे, someone is knocking on the door, है ना, someone is knocking on the door, है ना। दरवाजा क्या है, सरफेस के ऊपर ही तो आप नॉक करोगे, तो प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा यहाँ पे, ऑन का। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रेन ट्रेवल्ड डैश कोलकाता मेन स्टेशन। ये हमने अभी किया है ना, तो आई होप ये वाला तो आप आंसर करोगे। द ट्रेन ट्रेवल डैश कोलकाता मेन स्टेशन, क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने टू एंड टूवर्ड्स पढ़ा था ना, टू व्हेन वी आर रेफरिंग टू एनी डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स क्या बताएगा आपको, स्पेसिफिक डायरेक्शन। डेस्टिनेशन बता रहा है ना कोलकाता स्टेशन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द ट्रेन ट्रेवल टू कोलकाता मेन स्टेशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, I lost my passport dash the way to India। I lost my passport dash the way to India, क्या यूज करोगे आप यहाँ पे, I lost my passport on the way
टू इंडिया। ठीक है, he is dash the black list of many casinos. He is dash the blacklist of many casinos. क्या आएगा यहाँ पे? He is on the blacklist of many casinos. And with that, we have come to an end of preposition. यहाँ पे हमने बहुत सारे preposition कहाँ पे use करोगे वो पढ़ा, and also we have tried to solve certain questions related to preposition. तो in case अगर आप if you are able to give all the answers, well and good, but in case आप कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप आंसर नहीं कर पाए या गलत आंसर है, तो try to revise the preposition. एक बार वीडियो आप वापस देखिए, कोई भी क्वेरी है, कुछ डाउट होते हैं, you can put that on the comment section as well. Before leaving, I would like to remind you that we are starting our offline batches on every Monday. एक fresh batch start हो रहा है जहाँ पे जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, whether it is RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए enroll yourself as soon as possible. एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है that is given on the screen. Feel free to contact us in case of any query. Further details आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So thank you everyone and have a good day to you all.